हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों आप लोग। तो बच्चों अपन P5 का सॉल्यूशन वो स्टार्ट करने वाले हैं। डीडीएस में जो P5 है उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस आप इस लेक्चर में बच्चों देख सकते हैं। आइए बच्चों, तो अपन सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है कि प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन मतलब बच्चों पॉजिटिव चार्ज, धनात्मक आवेश दिया हुआ है, वो z एक्सिस पर मूव कर रहा है। तो वेलोसिटी जो है वो k कैप में दे रखी है ना, z मतलब वेग आपको k में दिया हुआ है, और चुंबकीय क्षेत्र x एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड x मतलब I कैप में मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है। तो जो बल लगता है, बल का फॉर्मूला या फोर्स का फॉर्मूला होता है QV क्रॉस B। अब V क्रॉस B अगर आप देखोगे तो V है K और B की वैल्यू है I, तो K क्रॉस I बच्चों J कैप आता है। J कैप मतलब कि y डायरेक्शन में बल या फोर्स लग रहा होगा, प्लस चार्ज है, धनात्मक आवेश है, इसीलिए जो V क्रॉस B की डायरेक्शन है, जो V क्रॉस B की दिशा है, उसी डायरेक्शन में उसी दिशा में बल या फोर्स लग रहा होगा। और अगर ऋणात्मक आवेश होता, नेगेटिव चार्ज होता, तो -y आंसर हो जाता इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन, उसमें आपको बोला हुआ है वायर की एक लेंथ दे रखी है आपको बच्चों, और लेंथ आपको दे रखी है 1 मीटर, लंबाई 1 मीटर दे रखी है। बी की वैल्यू 1.5 टेस्ला दे रखी है, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड 1.5 टेस्ला है, एंगल 30 डिग्री, कोण 30 डिग्री दिया हुआ है, और धारा या करंट 10 एम्पियर वो दिया हुआ है आपको। तो आपको इसमें बल बताना है, फोर्स बताना है। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों IL क्रॉस B। बल या फोर्स का फॉर्मूला होता था IL क्रॉस B के बराबर। तो I या धारा अगर आप देखोगे तो 10 दे रखी है, L क्रॉस B को LB साइन थीटा लिख सकते हैं A क्रॉस B की जगह, तो LB साइन थीटा लिख दो बच्चों। सारी राशियां दे रखी हैं, L का मान 1 है, तो 1 इंटू 1.5 और साइन 30 है ना। L क्रॉस B को क्या लिखना चाहिए, AB साइन थीटा, LB और साइन 30 का मान 1/2 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 15/2 है ना, 1.5 इंटू 10 15, और 2 से भाग दे रखा है, 2 से डिवाइड कर रखा है 7.5। ये फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। तो प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल दिया हुआ है, सेम मोमेंटम है, संवेग समान है। तो त्रिज्या का फॉर्मूला होता था mv/qb, रेडियस का ये फॉर्मूला होता था। mv को ही मोमेंटम या संवेग कहते हैं, mv सेम है, b सबके लिए सेम है ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, समरूप चुंबकीय क्षेत्र है, b सबका सेम है। तो रेडियस या त्रिज्या आवेश के व्युत्क्रमानुपाती यानी चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी। तो बताइए अपने पास चार्ज प्रोटॉन का, तो 1/1 प्रोटॉन का 1 होता है, ड्यूट्रॉन का 1 होता है, और अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2 होता है अगर प्रोटॉन का 1 माना जाए तब। तो यही आंसर आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 और 1, यानी कि सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपने पास। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं बच्चों अपन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली आपको पढ़ा रखी है बच्चों। उसमें आप देखिए तो आपको ये डायरेक्टली फॉर्मूला भी बताया हुआ था। अगर नहीं भी याद है तो वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी अपने को। कैसे निकालेंगे अपन वैल्यूज, क्वेश्चन में बोल रखा है कि 2 कुंडलियां दे रखी है, 2 कॉइल्स दे रखी हैं, है ना, दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स n है, और दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, और इनसे r/2 डिस्टेंस पे, इनसे आधी दूरी पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब दोनों में अगर तुम करंट सेम डायरेक्शन में मानते हो, है ना, तो दोनों में जो करंट जा रहा है उनके कारण मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र समान दिशा सेम डायरेक्शन में आएगा। इसके कारण भी इधर ही आएगा, इसके कारण भी इधर ही आएगा। तो बीच वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र दोनों के कारण जो भी आएगा उसको ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। हमने अक्ष पे या एक्सिस पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला बताया था बच्चों आपको, अक्ष पर या एक्सिस पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला बताया था, बी एक्सिस या बी अक्ष बराबर b0 और 1 + n² की पावर 3/2।
ये हमने एक फॉर्मूला बता रखा था आपको, जहां x इक्वल्स टू एन आर होता था। तो कितनी दूरी पर है ये बिंदु, ये डिस्टेंस आधी दूरी, यानी x की वैल्यू r/2 दे रखी है, तो n की जगह आप 1/2 यहाँ पे रख सकते थे। n की जगह 1/2 रखते तो आंसर आता b0 और 1 प्लस, अब यहाँ पे तुम 1/2 का स्क्वायर कर दोगे तो वो आ जाएगा 1/4 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। बच्चों ये एक रिंग के कारण, एक वाले के कारण आया है, इसको दुगना करना पड़ेगा, इसको आपको डबल करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 2b0 और ये आ जाएगा 5/4 की पावर 3/2, है ना। और b0 क्या होता था, b0 होता था केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, और उसका फॉर्मूला होता था μ0 Ni/2r। तो नीचे 2 तो है ही, और ये जो 5/4 की पावर 3/2 है, 5/4 की पावर 3/2 ऐसे ही रहेगा, और μ0 Ni/2r, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के ऐसा दिखेगा 4/5 की पावर 3/2 और इंटू μ0 Ni/r। बच्चों ये इसका प्रॉपर आंसर है ना। अब तुम 4/5 की पावर 3/2 निकालने में हो सकता है परेशानी हो जाए तुम्हें, इसलिए मैंने शुरुआत में ही बोला था कि जब हम हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल पढ़ रहे थे तब हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल में या हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली में हमने इन दोनों बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी केंद्रों पर चुंबकीय क्षेत्र, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वैल्यू आई थी लगभग 0.678 μ0 Ni/r, और बीच वाले पॉइंट पे वैल्यू आपको लिखवाई थी 0.716 इंटू μ0 Ni/r। अगर वो डायरेक्टली याद है तो इसमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, पहला इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0.716 या लगभग 0.72 बोला हुआ है, ठीक है। अदरवाइज इसके आगे तुम्हें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो वो भी लगभग सॉल्व हो जाएगा, है ना। 4/5 की पावर 3/2 उसको आप लिख सकते हो 4/5 और √4/5। अब 4/5 तो कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, और ऊपर 2 आ जाएगा, √4 मतलब 2, √5 2.2 होता है तो ये 2.2 आ जाएगा, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो सकता था, ये 11 आ जाता, और 8/11 8/11 मतलब 0.7 में आंसर आएगा, बोल रहा हूँ 0.7 में आंसर आएगा, है ना। तो सॉल्व भी कर सकते थे और रिजल्ट याद होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए तो इस 4th क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5th में आ जाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5th में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5th में बोल रखा है एक सिलेंडर है, एक बेलन है, और सिलेंडर या बेलन जो है ना, इसकी परत, इसकी वॉल बहुत पतली सी है, तो खोखला बेलन है कुल मिला के, ये हॉलो सिलेंडर दिया हुआ है, क्योंकि इसकी जो वॉल्स है ना थिन वॉल्ड, यानी इसकी जो दीवार है वो बहुत पतली है, तो अंदर से खोखली है, बाहर दीवार है जो खोखली है। और हिंदी में भी बोल रखा है कि इस बेलन के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, पतली दीवार बोला ही हुआ है, तो बच्चों इसके भीतर अगर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, इसके इनसाइड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो वो 0 ही आएगा, क्योंकि I in 0 हो जाएगा। एम्पियर का नियम लगाते हैं अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट लेते और एम्पियर का नियम लगाते, तो एम्पियर का नियम क्या होता, एम्पियर लॉ क्या होता है यहाँ पे कि B.dl है ना, बंद पथ के अनुदेश, और μ0 I in की वैल्यू 0 आती तो B की वैल्यू भी कितनी आ जाती, 0 आ जाती। और वैसे रिजल्ट भी है, याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है। खोखला बेलन था, अंदर कोई धारा नहीं थी, हॉलो सिलेंडर है, अंदर कोई करंट नहीं है, इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर अगर 6 अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 सोलेनॉइड या परिनलिका का प्रश्न आपको दिया हुआ है, और अपने को निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है परिनलिका या सोलेनॉइड का, μ0 Ni। μ0 कितना होगा 4π × 10⁻⁻⁷। तो μ0 की वैल्यू आ जाएगी 4π × 10⁻⁷, और स्मॉल n, छोटा n का मान कितना आता था बच्चों, ये होता था घेरा घनत्व या नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, या प्रति इकाई लंबाई में घेरों की संख्या, है ना। अब क्वेश्चन ने बोल रखा है 400 टर्न्स हैं, लेकिन ऐसी 5 लेयर्स हैं, तो एक लेयर एक सतह में 400 बार घुमाया गया है, 400 टर्न्स है, तो 5 लेयर में कुल कितने टर्न्स आ जाएंगे, कुल कितने घेरे आ जाएंगे, 5 × 400, तो ये कुल घेरों की संख्या, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे। लेंथ की अगर बात करें, लंबाई की बात करें, तो
है ना, क्योंकि छोटे n का फॉर्मूला n बटा l था, तो n तो लिख ही लिया और l की जगह कितना लिखना पड़ेगा, 0.8 लिखना पड़ेगा। और I करंट है या धारा है, वो आपको कितनी दे रखी है, 0.8 दे रखी है। तो ये फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो, बस जो भी आंसर आ रहा है 0.8 से 0.8 कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 × 400 कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, और इंटू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 है ना। तो ये 2000 और 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और ये आंसर आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 पाई इंटू 10 की पावर -3 और -4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 हो गया, 8 पाई लिख दिया, और ये 3 0 और ये 10 की पावर -4। पाई होता है 3.14, इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 3 24, तो ये 24.8 इंटू 10 की पावर -4 या 2.48 इंटू 10 की पावर -3, और 2.48 को हम लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 की घात -3। सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। तो फॉर्मूले सूत्र याद होंगे आपको, तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वें पे आ जाते हैं अपन। अब 7वें नंबर का जो प्रश्न है, 7th क्वेश्चन में फ्लक्स पूछा हुआ है। फ्लक्स होता था बच्चों B डॉट A के बराबर। फ्लक्स का फॉर्मूला होता था B डॉट A। B आपको दिया हुआ है B0 और 2I 3J और 4K के बराबर, तो ये आपको B दिया हुआ है। डॉट, अब एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश, तो यहाँ पे XY तल में है वर्ग, तो वर्ग का एरिया कितना होगा, स्क्वायर का एरिया कितना होगा, L स्क्वायर होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन तुम्हें K कैप माननी पड़ेगी, उसकी दिशा K कैप माननी पड़ेगी। क्षेत्रफल सदिश जो होता है, एरिया वेक्टर जो होता है, वो प्लेन के परपेंडिकुलर, तल के लंबवत होता है। XY के लंबवत, XY के परपेंडिकुलर बच्चों Z आएगा, और Z को K कैप बोल सकते हैं अपन, इसलिए ये इसका आंसर आ जाएगा। और डॉट आपको करना आता ही होगा, K को K से मल्टीप्लाई करना है तो B0 रह जाएगा, इधर 4 रह जाएगा, और इधर L स्क्वायर रह जाएगा, यानी कि 4 B0 L स्क्वायर वेबर इसकी इकाई दे रखी है। 7th का 3rd आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन, और 8th क्वेश्चन की तरफ वो आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप देखोगे तो ये EMI का क्वेश्चन आ गया है। अब क्वेश्चन में EMI कब आता है बच्चों, EMI तब आता है जब फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है, और फ्लक्स में B आता है, A आता है, cos थीटा आता है। तो याद रखना कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन केवल तभी आता है जब फाई चेंज होगा। फैराडे का लॉ है, E का परिमाण, E का मैग्नीट्यूड d∅dt होता है। क्वेश्चन ने बोला है कि गैल्वेनोमीटर को क्या होगा जब की K को प्रेस किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे की K है, अब जब इस की को आप प्रेस कर दोगे तो शुरुआत में यहाँ पे करंट 0 था, तो शुरुआत में यहाँ कोई बल रेखा, शुरुआत में यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, तो शुरुआत में कोई भी यहाँ पे फ्लक्स नहीं था, कोई फ्लक्स में चेंज नहीं था, तो शुरुआत में इसका डिफ्लेक्शन या इसका विक्षेपण वो 0 आ रहा होगा। लेकिन जैसे ही आप कुंजी बंद करोगे, जैसे ही आप की क्लोज करोगे बच्चों, यहाँ करंट आने लग जाएगा, और यहाँ करंट आएगा तो करंट के आने से मैग्नेटिक फील्ड आने लग जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र आने लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले फ्लक्स 0 था, लेकिन यहां अन्योन्य प्रेरण होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होगा। यहां पे करंट फ्लो करवाने से, है ना, इस पहले वाले सर्किट में करंट फ्लो कराने से मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र दूसरे का चेंज हो जाएगा, तो दूसरे का फ्लक्स 0 नहीं रहेगा, इसलिए विक्षेपण दिखाएगा गैल्वेनोमीटर। लेकिन ये नहीं है कि वो विक्षेपण या डिफ्लेक्शन हमेशा दिखाएगा, बस थोड़ी सी देर के लिए दिखाएगा, क्योंकि यहां पे ना बच्चों ये बैटरी लगी हुई है, डीसी सप्लाई है, ये डीसी सप्लाई है, बैटरी मतलब डीसी सप्लाई है, तो यहां से ना करंट बाद में कांस्टेंट हो जाएगा। तो शुरुआत में करंट 0 था, मान लीजिए कुछ देर बाद करंट 2 एम्पियर हो जाएगा, करंट 2 एम्पियर हो गया तो इसका फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पे EMI नहीं होगा, यहाँ कोई EMF नहीं होगा, यहाँ कोई बैटरी नहीं बनेगी, यहाँ कोई बैटरी नहीं बनी तो यहाँ धारा या करंट नहीं फ्लो करेगा, तो
डिफ्लेक्शन भी नहीं आएगा। तो पहला ऑप्शन आना चाहिए, एक क्षणिक विक्षेप या मोमेंटरली एक डिफ्लेक्शन आपको दिखने वाला है, और वो इसलिए दिखने वाला है क्योंकि जब आपने की बंद की तो कुछ देर के लिए करंट 0 से I तक चेंज होगा, और लास्ट में करंट से धारा नियत फाई कांस्टेंट फाई नियत, तो लास्ट में कोई विक्षेपण इसमें नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपन क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 9 को आप अगर देखोगे तो 9 में आपको दे रखा है फाई की वैल्यू दे रखी है 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1। फाई की वैल्यू दे रखी है 60 स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1, और मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट वो अपने को बताना है। चलिए इसमें d फाई बाई डी टी निकालिए एक बार। d फाई बाई डी टी होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है d फाई बाई डी टी। तो इसका अवकलन करोगे तो वो आ जाएगा 12t माइनस 5, इसका अवकलन या इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 12t माइनस 5, और आपको t का मान दे रखा है 0.25, तो 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.25 से और माइनस 5, ये e की वैल्यू आ जाएगी 0.25, मतलब पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और 25 से इसको कैंसिल करोगे 4 आ गया, 4 को इससे कैंसिल करोगे 3 आ गया, 3 माइनस 5 माइनस 2 आता, लेकिन डायरेक्शन दिशा नहीं परिमाण देखिए, तो जो बैटरी बनेगी वो 2 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी, और 2 वोल्ट की बैटरी बन गई तो V इक्वस टू आई आर, E इक्वस टू आई आर पता ही है अपने को, 2 की बैटरी बनी है, करंट या धारा के बारे में पता नहीं है, प्रतिरोध 20 है, तो I का मान अपने को कितना मिल जाएगा 0.1 एम्पियर दिख रहा है ना, 2/20 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर मतलब 4th इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों। 10th क्वेश्चन भी ईएमआई का ही दिख रहा है, और 10th क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो बोला हुआ है रेक्टेंगुलर लूप सर्कुलर लूप आर मूविंग आउट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों लूप बाहर जा रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक नियत वेग से इनको बाहर निकाला जा रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ किसमें नियत होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल किसमें समान रहेगा, ये मैंने आपको नोट्स में भी करवा रखा है बच्चों क्वेश्चन, और इसका फर्स्ट आंसर आ जाना चाहिए। फर्स्ट आंसर कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैं बात करूं, प्रेरित विद्युत वाहक बल की मैं बात करूं, तो वो d फाई बाई डी टी होता है, और फाई की जगह मैं लिख सकता था बच्चों b इंटू ए अपॉन डी टी लिख सकता था, और b को बाहर लेके b इंटू डी ए बाई डी टी, ये मेरे पास क्या आ जाता, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रेरित विद्युत वाहक बल आ जाता। अब प्रेरित विद्युत वाहक बल अगर आया है b डी ए बाई डी टी, b इंटू डी ए बाई डी टी, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल अगर आता, इंड्यूस्ड ईएमएफ आता, अब ये बोला गया ये कांस्टेंट कब होगा। अब बच्चों इसमें ये बताइए कि b तो कांस्टेंट है ही, अगर डी ए बाई डी टी भी कांस्टेंट होगा तो फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल भी नियत हो जाएगा। डी ए बाई डी टी मतलब अगर क्षेत्रफल समय के साथ समान रूप से बदलेगा, एरिया टाइम के साथ सेम रेट से चेंज होगा, तभी आप बोलना कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या प्रेरित विद्युत वाहक बल नियत हो जाएगा। बताइए मेरे को, जब रेक्टेंगल जैसे बाहर निकलेगा, है ना, रेक्टेंगल बाहर निकल रहा है, आयताकार बाहर निकल रहा है, तो ऐसे आयताकार ये है, अब बताओ हमेशा ना समान क्षेत्रफल बाहर निकलेगा। जैसे मानिए कि इसका वेग v दिया हुआ है ना, तो वेलोसिटी v दी हुई है, v को मान लीजिए 2 मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड, ताकि समझाने में आसानी हो जाए। इसका मतलब होता है 1 सेकंड में ना 2 मीटर चलेगा ये, तो 1 सेकंड में कितना बाहर निकलेगा 2 मीटर, तो इसकी लंबाई आ जाएगी और ये इसकी चौड़ाई आ जाएगी, लेंथ इनटू ब्रेथ, इतना एरिया बाहर निकलेगा। अगले 1 सेकंड में भी 2 मीटर बाहर निकलेगा ये, तो समान वेग है ना, इसका नियत वेग है, तो समान रूप से बाहर निकलेगा ये। तो हर क्षण पे समान एरिया, हर टाइम पे सेम एरिया बाहर निकलेगा। लेकिन जब सर्कल बाहर निकलेगा तो सर्कल बच्चों इस तरीके का होता है सर्कल, तो पहले इतना एरिया बाहर निकलेगा, फिर कुछ देर बाद कितना एरिया बाहर निकलेगा, कुछ देर बाद इतना एरिया बाहर निकलेगा, तो ये एरिया सेम नहीं है। वृत्त या सर्कल क्या है, धीरे धीरे ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब पहले कम एरिया बाहर निकलेगा, फिर ज्यादा एरिया बाहर निकलेगा, फिर और ज्यादा एरिया बाहर निकलेगा, जबकि रेक्टेंगल या आयताकार में हमेशा सेम एरिया बाहर निकलेगा, और सेम एरिया बाहर निकलेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं कि डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट होगा आयताकार या रेक्टेंगल के लिए। इसीलिए इस 10th क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट आपको दिया हुआ है नोट्स में भी, और प्रीवियस ईयर एग्जाम एक्सरसाइज में भी ये आपको बताया हुआ है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपन क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। अपन अगर क्वेश्चन नंबर 11 को आप देखोगे, अगेन ईएमआई का प्रश्न दिख रहा है बच्चों, और ईएमआई के प्रश्न में ये एक आकृति गति कर रही है, ये एक शेप चल रहा है। तो गतिज ईएमआई, काइनेटिक ईएमआई, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ होता था बीएलवी, बट याद होना चाहिए बीएलवी तीनों लंबवत तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। बी यहाँ पे के कैप में दिया हुआ है, क्रॉस में है। लंबाई एल विस्थापन होती थी, डिस्प्लेसमेंट होती थी, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना बच्चों। देखो ये तो एल है, तो एल का ये वाला घटक, ये वाला कंपोनेंट तो एल कॉस थीटा होता, ये वाला घटक, ये वाला कंपोनेंट कितना होता, एल साइन थीटा। इसी प्रकार से नीचे वाली रॉड के लिए भी ये कितना हो जाता, एल साइन थीटा। तो कुल लंबाई, टोटल लेंथ कितनी आ जाती है, 2l साइन थीटा। तो बी की जगह बी, लंबाई की जगह 2l साइन थीटा, और वेग की जगह v आ जाता अपने पास, ठीक है। अब मैंने इस एंगल को थीटा मान लिया, देखिए, लेकिन यहाँ पे पूरा एंगल थीटा दिया हुआ था, ध्यान से आप देखेंगे ना, तो मैंने तो केवल इस आधे एंगल को थीटा मान लिया, लेकिन कंप्लीट एंगल थीटा दिया हुआ है, तो ये आधा एंगल थीटा बाई 2 था। तो ये जो घटक किए थे ना, जो कंपोनेंट किए थे, एल साइन थीटा बाई 2, एल साइन थीटा बाई 2, वो लिखना चाहिए था। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 2BLV साइन थीटा बाई 2, 2BLV साइन थीटा बाई 2, 11th का थर्ड ऑप्शन आ जाएगा बच्चों। याद रखना है गतिज ईएमआई या मोशनल ईएमआई में बीएलवी तीनों लंबवत होने चाहिए, तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, वो हैं। एल विस्थापन होना चाहिए, एल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ये कंडीशन अगर पता है तो आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन, और क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोला गया है कि इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल बिकम्स डबल, तो एल जो है ना वो कॉइल के लिए आपसे पूछा गया है। तो बच्चों डायरेक्टली रिजल्ट याद करना था, एल एन स्क्वायर इंटू आर के प्रोपोर्शनल या समानुपाती होता था कॉइल के लिए। ये आपको पता होना चाहिए कॉइल का रिजल्ट। अगर ये रिजल्ट आपको पता है तो आप बताइए नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया है, तो एन को डबल कर दिया, तो डबल का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा 4 टाइम्स। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, एल आप निकाल भी सकते हो, फाई इक्वल्स टू एल आई से इसका डेरिवेशन भी कर सकते हो। कॉइल के लिए, सोलेनॉइड के लिए, कुंडली के लिए, परिनलिका के लिए स्वप्रेरकत्व के गुणांक याद करने पड़ेंगे अपने को। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं अपन। तो प्रश्न नंबर 13 पे अगर आप देखोगे तो कोर लैमिनेटेड क्यों बनाया जाता है, पटलित कोर क्यों बनाया जाता है, ये भी आपको बताया था मैंने। पटलित कोर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि एडी करंट, भंवर धाराएं, उनके कारण कोर गर्म हो सकता है, पिघल सकता है, इसलिए पटलित कोर बनाया जाता है। तो एडी करंट्स, ये इनका सही आंसर आ जाएगा, 13 का 4th आंसर बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में बोला हुआ है रेजिस्टेंस है 40 ओम का, तो आर की वैल्यू दी हुई है 40 ओम के बराबर, एसी दिया हुआ है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज का, टाइम टेकन बाय करंट टू चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू, फ्रॉम इट्स मैक्सिमम वैल्यू टू आरएमएस वैल्यू। अच्छा ठीक है, अब देखिए अपने पास आई का फॉर्मूला होता है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला है। इसका वक्र, इसका ग्राफ अगर अपन देखेंगे तो इस तरीके से इसका वक्र, इस तरीके से इसका ग्राफ वो आता था अपने पास, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मैक्सिमम करंट कितना दिख रहा है यहाँ पे आपको, अधिकतम करंट कितना दिख रहा है, वो है आई नॉट, और ये कितने टाइम पे होता है बच्चों, ये टाइम कितना आता था, ये टाइम आता था t/4, ये टाइम कितना आता था t/2, ये टाइम t हो जाता था, है ना, एक आवर्तकाल, एक टाइम पीरियड के लिए बनाया गया है। और आरएमएस वैल्यू कितनी होती थी, आरएमएस वैल्यू होती थी बच्चों इसके लिए I0/√2, है ना। तो I0/√2 यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, I0/√2, तो ये यही बोल रहा है I0 से I0/√2 आने में कितना टाइम लगेगा, ये वही टाइम लगेगा जो I0/√2 से I0 तक जाने में लगेगा, है ना, समान वक्र है, तो I0/√2 से I0 तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ऐसे निकाल लो। तो अपन थोड़ा सा इसमें अगर आपको वेव्स आता हो तो बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये इस तरीके से
अपने को दिया गया है, ये वक्र, ये ग्राफ दिया गया है, यहाँ तक पहुँचने का टाइम, ये पूरा टाइम कितना होता है, ये होता है t/4, है ना, ये टाइम t/4 हमें पता ही है। और I0/√2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा ये और देख लो, I0/√2 तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो ये इक्वेशन है I = I0 sin ωt, तो I की जगह I0/√2 लिख दो और ये I0 sin ωt है ही बच्चों, और I0 से I0 कैंसिल हो जाएगा, तो sin ωt 1/√2, तो sin 1/√2 कब होता है, जब एंगल कितना हो जाएगा, π/4 आ जाएगा ωt की वैल्यू, π/4 हो जाएगा ओमेगा आता है बच्चों 2π/t × t, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, t/8 यहां से दिख रहा है इस t की वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि 0 से I0/√2 तक ये टाइम कितना आ जाएगा, ये t/8 आ जाएगा, और ये टाइम t/8 है, तो यहां से यहां तक का मतलब I0/√2 से I0 तक का टाइम ये भी कितना हो जाएगा, t/8 आ जाएगा। और अपने से पूछा गया है I0 से वापस I0/√2 तक कितना टाइम लगेगा, वो भी यही लगेगा, t/8 ही लगेगा, तो t/8 आंसर है कुल मिला के अपना, t/8 ये आंसर है। t कितना हो जाएगा, t हो जाएगा 1/f, और f की वैल्यू कितनी थी, 50 थी, तो t की वैल्यू आ गई 1/f, और t की जगह लिख दिया 1/50, 8 नीचे था ही, आंसर आ गया 1/400। 1/400 को आप क्या लिख सकते थे, 1/4 कितना होता है, पॉइंट लगाओगे तो 10 हो गया, तो 0.25 × 10⁻⁻2 या 2.5 मिलीसेकेंड, यानी सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपने पास। नोट्स में देखना, शुरुआत में ये सवाल इसी में करवा भी रखा है आपको। चलिए आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाते हैं अपन, और क्वेश्चन नंबर 15 जो है, इस क्वेश्चन नंबर 15 को आप ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे बोला गया है कि मेंस जो हाउस में है वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे है। इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना होगा वो अपने को बताना है। तो V की इक्वेशन होती है V0 sin ωt या V0 cos ωt। पता होना चाहिए ये V0 मैक्सिमम वैल्यू है, पता होना चाहिए कि मैक्सिमम को √2 से डिवाइड करने पर RMS वैल्यू मिलती है। ये 220 RMS दिया हुआ है अपने को, तो V0 की वैल्यू आ जाएगी 220 × √2, जिसे मल्टीप्लाई करोगे तो 220 से बड़ा ही आंसर आना चाहिए, क्योंकि √2 तो 1.4 है। अब 220 से बड़ा तो फर्स्ट और सेकंड तो हो नहीं सकता, तो इसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही नंबर सेम है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होने वाला है अपने पास, ठीक है। और इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर आएगा, देखिए 50 हर्ट्ज आपको बोला हुआ है, और अगर 50 हर्ट्ज आपको बोला हुआ है तो ये ओमेगा होता था, ओमेगा की वैल्यू होती थी 2πf के बराबर, और अगर 2πf आप देखोगे तो 2πf की वैल्यू आ जाएगी, 2πf की वैल्यू 50 आ जाएगी, तो 2π × 50 मतलब ओमेगा आ गया 100π, ओमेगा भी दोनों में 100π दिया हुआ है। तो बच्चों इसके दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, थर्ड भी सही है, फोर्थ भी सही है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वो sin ωt या cos ωt कुछ भी आप लिख सकते थे। ये पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकाली है, 220 को √2 से मल्टीप्लाई करके निकाली हुई है। थर्ड फोर्थ दोनों इस क्वेश्चन के सही आंसर आ जाएंगे अपने पास। वैसे इसमें फोर्थ ऑप्शन में डेसिमल थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, डेसिमल था नहीं इसमें, तो फिर थर्ड आंसर आ जाता, बट अभी जो प्रिंट हुआ है उस हिसाब से थर्ड और फोर्थ दोनों ऑप्शन सही हैं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, और क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आ जाते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों AC के क्वेश्चंस चल रहे हैं। इंडक्टेंस ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस हुज रिएक्टेंस, ठीक है, ये बच्चों इंग्लिश में करेक्शन कर देना, इसकी स्पेलिंग गलत है, इसको रिएक्टेंस कर लेना है ना। तो ये रिएक्टेंस लिखा हुआ है 120 ओम एट 200 हर्ट्ज कनेक्ट किया गया है, तो करंट इंडक्टर में कितना आएगा। चलिए ये बताइए, इंडक्टेंस का मतलब होता था XL होता था ओमेगा L, XL की वैल्यू अगले ने दे रखी है 120 ओम, XL जो आपको प्रतिघात दे रखा है। ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf, f की वैल्यू उसने दे रखी है 200, तो 2πf × L आ जाएगा।
यहां से L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 12/40 पाई, तो 12/40 पाई ये L की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। अब इसमें सप्लाई लगाई गई है 240 वोल्ट की और 60 हर्ट्ज पर, तो फॉर्मूला लगाओ V बराबर IZ। V दिया कितना गया है, 240 दिया गया है ना। अब ये V RMS ही है तो I RMS ही आने वाली है और Z की वैल्यू XL ही हो जाएगी। लेकिन Z की वैल्यू XL तो है, लेकिन XL आपको कितने पर लिखना पड़ेगा, XL आपको लिखना पड़ेगा 60 हर्ट्ज पे। 60 हर्ट्ज पे XL की वैल्यू होती है ओमेगा L, ओमेगा आ जाएगा 2 पाई F। F की वैल्यू है 60 और L की वैल्यू तो हमारे पास थी ही 12/40 पाई। यहां से अपन इसका आंसर वो बच्चों बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। बताइए कितना आ जाएगा आंसर, इस पाई से ये पाई कैंसिल कर दीजिए और 12 इंटू 2 अगर आप देखेंगे तो ये 24 और ये 24 भी कैंसिल हो गया, एक 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। आई की वैल्यू 40/6 दिख रही है। 40/6 मतलब 6 6 36, 6.666 चलता रहेगा। 6.66 मतलब फर्स्ट इसका ज्यादा सही आंसर है, 16th का फर्स्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें ध्यान ये देना है, एक्सेल की वैल्यू आपको किसी और आवर्ती किसी और फ्रीक्वेंसी पे दी गई थी और उसको यूज किसी और फ्रीक्वेंसी पे किया है। फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे, आवर्ती चेंज करोगे तो एक्सेल की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो यही एक्सेल मत रख देना, इसीलिए ये सवाल दिया गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं अपन। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 में अगर अपन देखेंगे तो इंडक्टर द एवरेज पावर, प्रेरक की स्थिति में संधारित्र में औसत ऊर्जा, तो इन द केस ऑफ इंडक्टर है ना, अपने को एवरेज पावर इन कैपेसिटर, जो कैपेसिटर है इन केस ऑफ इंडक्टर द एवरेज पावर इन कैपेसिटर, थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज में आपको करेक्शन करना पड़ेगा बच्चों। तो एज इन द केस ऑफ इंडक्टर द एवरेज पावर इन कैपेसिटर, अच्छा प्रेरक की स्थिति में संधारित्र में औसत शक्ति होगी। चलिए इसको आपको सवाल को भी समझना पड़ेगा, मेरे को भी समय लग गया इस सवाल को समझने में। इसमें ऐसा बोला हुआ है कि जैसा प्रेरकत्व में होता है वैसे ही कैपेसिटर में भी औसत शक्ति 0 होती है। जैसे कि इंडक्टर में एवरेज पावर 0 होती है, इसमें ऐसे लिखा हुआ है ना, इंग्लिश थोड़ी सी इसकी टफ है, मेरे को भी समय लग गया। तो एज इन द केस ऑफ इंडक्टर, जैसा कि इंडक्टर में होता है वैसे ही कैपेसिटर में भी एवरेज पावर कितनी होती है, 0। ये इसको अगर मैं समझाना चाहूं तो ऐसा आ जाएगा। 0 कैसे आएगी, पावर का फॉर्मूला होता था VRMS IRMS cos फाई, और फाई की वैल्यू कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों में 90 डिग्री होती है, cos 90 0, तो एवरेज पावर कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी बच्चों, है ना। तो ये लैंग्वेज में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, वापस से बोल दूं मैं, जैसा कि प्रेरकत्व में होता है वैसे ही संधारित्र में भी औसत ऊर्जा कितनी होगी, 0, ये इसमें बोलना चाहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं बच्चों। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को रीडिंग ऑफ एमीटर की रीडिंग वो निकालनी थी। तो एमीटर की रीडिंग मतलब अपने को करंट या धारा चाहिए थी, तो करंट या धारा के लिए हमने फॉर्मूला लगाया V = IZ, और यहाँ पे हमने फॉर्मूला जो लगाया है वो VRMS और IRMS, और Z के नाम पे यहाँ पे केवल XC रहने वाला है बच्चों, ठीक है। ये AC एमीटर होगा, ध्यान दे देना, क्योंकि DC एमीटर होता तो 0 रीडिंग आ रही होती, क्योंकि DC एमीटर एवरेज वैल्यू रीड करता है, औसत मान, और औसत मान या औसत धारा AC में कितनी होती है, 0 होती है। तो बस इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है, आंसर आ जाएगा VRMS। अब V आपको दिया हुआ है, V आपको दिया हुआ है 200√2 sin 100t, तो 200√2 sin 100t ये आपको दिया हुआ है। तो यहां से आप अगर देखेंगे ये V पीक होता है, अधिकतम विभव होता है, तो अधिकतम विभव को आप √2 से भाग दे दीजिए, ये अपने पास VRMS आ जाएगा। IRMS अपने को चाहिए था, XC की वैल्यू 1/ωc और ओमेगा की वैल्यू 100 दे रखी है, ओमेगा की वैल्यू 100 दे रखी है, तो 100 और C की वैल्यू 10⁻⁻⁶, ठीक है ना, 1/ωc। बस इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ये √2 से √2 कैंसिल हो गया। अब ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 में आंसर ही एक दिख रहा है, 20 ही आएगा, और कुछ तो मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे पावर और कुछ आएगी, बट यही आंसर आ जाएगा। बाकी मल्टीप्लाई करके भी देख लेना, ये दिख रहा है मेरे को 20 मिली एम्पियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन और क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में अगर अपन देखेंगे तो आपको बोला हुआ है फेज एंगल पूछा हुआ है। फेज एंगल मतलब AC में tan फाई का फॉर्मूला होता था XL माइनस XC या XC माइनस XL अपॉन या बटे में R आता था। तो क्वेश्चन ने आपको दिया गया हुआ है रेजिस्टेंस 300 ओम का दिया हुआ है, इंडक्टेंस मतलब R की वैल्यू आपको 300 ओम दी हुई है और L की वैल्यू दी हुई है 1 अपॉन पाई हेनरी, L की वैल्यू 1 अपॉन पाई हेनरी दी हुई है। सीरीज में जुड़ा हुआ है, R कनेक्टेड इन सीरीज टू AC 20 वोल्ट और 200 हर्ट्ज की। तो बस XL अपॉन यहाँ पे तो R ही आ जाएगा क्योंकि C तो है ही नहीं यहाँ पे। XL की वैल्यू बच्चों ओमेगा L होती थी अपॉन R, ओमेगा की वैल्यू आपको 200 दे रखी है, ओमेगा की वैल्यू आपको दे रखी है। अच्छा हर्ट्ज मतलब ये तो F दे रखा है तो 2 पाई F कर लेना, तो 2 पाई और F की वैल्यू 200, ये ओमेगा आ गया। L की वैल्यू 1 अपॉन पाई थी और R की वैल्यू नीचे 300 थी बच्चों। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 4/3 फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बच्चों, डायरेक्टली फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 में आपको आई और ओमेगा का ग्राफ दिया गया है। अगर ये आई और ओमेगा का ग्राफ दिया गया है तो किस सर्किट के लिए ये ग्राफ दिया गया होगा? तो ये तो आपको बताया था बच्चों, ये ग्राफ जो आया था, ये ग्राफ हमारे पास आया था RLC सर्किट के लिए, RLC सर्किट के लिए ये ग्राफ आया था। क्योंकि RL और RC सर्किट के ग्राफ जो हम देखते थे वो या तो डीके के होते थे, या तो निरावेशन के होते थे, या आवेशन के होते थे, और वो ऐसे नहीं आते थे, वो इस तरीके से आते थे या फिर इस तरीके से आते थे। तो ये जो ग्राफ है ये सीरीज RLC सर्किट का है जो AC में लगाया हुआ है, फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं अपन। 21 क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो अपने को करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन चुनना है। तो बोला हुआ है साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है स्पीड पर। बच्चों जो टाइम पीरियड होता था वो 2 पाई m/qb होता था, आवर्तकाल या टाइम पीरियड साइक्लोट्रॉन में, और इसी का उल्टा, इसी को आप 1/f लिख सकते हो। यहाँ पे वेग या चाल दिख नहीं रही है, पहला ऑप्शन गलत हो गया है। आवर्ती चाल पर फ्रीक्वेंसी स्पीड पर डिपेंड नहीं करती है। काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स मास, ये भी गलत हो गया बच्चों। काइनेटिक एनर्जी होता था ½ mv² और v की वैल्यू होती है R = mv/qb से। तो v की वैल्यू कितनी निकालोगे? qbr/m, v की वैल्यू qbr/m का होल स्क्वायर। तो एक m से एक m कट जाएगा लेकिन नीचे m बाकी रह जाएगा, तो गति जुड़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी वो m पर निर्भर कर रही है, m पर डिपेंड कर रही है, दूसरा ऑप्शन भी गलत आ जाएगा। साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी, आवेश, साइक्लोट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन स्पीड। तो हाँ, जो आवर्ती है साइक्लोट्रॉन की, जो फ्रीक्वेंसी है, इसमें कहीं भी चाल या स्पीड नहीं दिख रही है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा बच्चों, सिंगल चॉइस होता है तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ भी आप देखेंगे तो गलत आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन, और क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में अगर आप देखेंगे बच्चों तो इस क्वेश्चन में अपने को पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो बायोट-सावर्ट लॉ आपको पता होना चाहिए। dB का फॉर्मूला होता था बच्चों μ0/4 पाई, और I dl क्रॉस r, और नीचे था r3, ये इसका फॉर्मूला होता था। ठीक है, अब इसमें डायरेक्टली डायरेक्शन देख लो तुम कि डायरेक्शन, क्योंकि सारी डायरेक्शन अलग अलग ही दिखनी है, I है, J है, -J है, K है। हो सकता है केवल डायरेक्शन से ही आंसर आ जाए और आएगा, क्योंकि सारी डायरेक्शन अलग अलग है। और DL वेक्टर कितना है? DL वेक्टर आपको दिया हुआ है, और DL वेक्टर आपको दिया हुआ है, ये DL ही है, डेल्टा L ही है वो। तो DL आपको डेल्टा x की वैल्यू 1 और I कैप। और dr वेक्टर बच्चों, dr वेक्टर क्या होता था? वायर से पॉइंट की तरफ, इसको अपन dr वेक्टर बोल सकते थे, है ना, या केवल r वेक्टर बोल सकते थे। तो ये r वेक्टर या dr वेक्टर, आप जो भी बोलना चाहो इसको, ये कितना आ जाएगा? वायर से पॉइंट की तरफ, मतलब 0.5, और वो भी j कैप। तो इसकी डायरेक्शन की तरह आएगी। dl क्रॉस r अगर निकालोगे तो I क्रॉस j आएगी, I क्रॉस j तो k होता है, k गैप में ऑप्शन ही है, तो फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड भी रखोगे, सारी वैल्यूज पता ही है अपने को, μ0/4 पाई 10⁻⁻⁷ है।
आई की वैल्यू 10 दे रखी है, डीएल और आर की वैल्यू मैंने बताई दी है, आर का परिमाण, आर का जो मैग्नीट्यूड है 0.5 हो गई, तो सारी वैल्यूज भी पता है, मैग्नीट्यूड या परिमाण भी निकाल सकते हो, दिशा के गैप है, फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आ गए अपन। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 अपन देखें तो टोरॉइड का कोर दिया हुआ है, इनर रेडियस है, आउटर रेडियस है, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर, तो कितना होता था टोरॉइड के चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला, म्यू नॉट एन आई, यही होता था। म्यू नॉट होता था बच्चों 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। एन की वैल्यू होती थी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, प्रति एकांकी लंबाई में घेरों की संख्या, तो नंबर ऑफ टर्न्स 3500 दिए हुए हैं, और लंबाई या लेंथ की बात करूं मैं तो लंबाई या लेंथ होती थी 2 पाई आर के बराबर टोरॉइड में, तो 2 पाई और आर आपको दिया हुआ है 0.25 और 0.26। अब ये आर, यहाँ आर एवरेज होता था, तो 0.25 और 0.26 इसको आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 0.25 0.26 कितना हो जाएगा, ये 0.6 और 5 11, मतलब 0.51, तो 0.51 और नीचे जो 2 आ रहा है उससे 2 कैंसिल कर देंगे अपन, और इंटू आई, आई की वैल्यू आपको 11 दे रखी है बच्चों। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो सेकंड इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा अपने पास, यही इसका आंसर आ जाएगा 23 क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे बोला गया है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 3000 गॉस का, ठीक है, सीजीएस यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की, और z डायरेक्शन में है, तो z डायरेक्शन इसमें ऊपर दे रखी है, तो इस डायरेक्शन में भी आपको दिया हुआ है। रेक्टेंगुलर रूप है, रेशियो ऑफ टॉर्क या बलाघूर्ण का रेशियो अपने को चाहिए, तो टॉर्क या बलाघूर्ण होता था m क्रॉस b, ठीक है, और m की वैल्यू होती थी बच्चों INA और BB आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पे अगर पहले में आप देखोगे तो पहले में धारा घूम रही है, करंट घूम रहा है, तो इसमें आप घुमाओगे अगर उंगलियों को तो m आएगा बाहर की तरफ, यानी m आ जाएगा I कैप में, है ना, m आ जाएगा I कैप में, और ये बाहर की तरफ वो x दे रखा है, उसी को I बोल रखा है, और B आपको दे रखा है K कैप में, ठीक है। तो I क्रॉस K अगर आप करोगे तो I क्रॉस K माइनस J हो जाता है, माइनस J में आ जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर भी जैसे कि M अंदर की तरफ आ जाएगा, अब M यहाँ पे अंदर की तरफ आया, यानी M आ रहा है यहाँ पे माइनस I में, और B तो आपको दिया ही हुआ है K कैप में। अब माइनस I क्रॉस K करोगे तो प्लस J आ जाएगा, तो यहाँ पे J कैप में आएगा। और इस तीसरे अगर लूप में आप देखोगे तो धारा ऐसे अंदर जा रही है ना, करंट ऐसे अंदर जा रहा है, उंगली को ऐसे घुमाओगे तो इस तरफ, मतलब M आएगा आपके पास माइनस J में, Y इधर दे रखा है तो इधर माइनस J आ जाएगा, B आपको K कैप में दे ही रखा है, तो अब जब J क्रॉस K करते तो I आता, माइनस लगा दोगे तो माइनस I आ जाएगा। मतलब अगर परिमाण की बात करें, अगर अपन केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो M और B के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो रेशियो निकाल लेते हैं। अब M और B शायद सब में सेम ही आएगा क्योंकि वैल्यू सेम है, INA की वैल्यू, I की वैल्यू, तीनों के लिए एक करंट क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। एरिया निकालोगे आप तो एरिया रेक्टेंगल का सेम ही दिया हुआ है ना, एरिया 10 × 50 आ जाएगा, और B की वैल्यू सेम आ जाएगी, तो मैग्नीट्यूड परिमाण समान ही आएगा सबका, कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, दिशा अलग अलग आ जाएगी, डायरेक्शन अलग अलग आ जाएगी, तो 24वें का थर्ड आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 25 में डिप सर्कल इज एट एंगल ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन द अपेरेंट डिप, तो आपको डिप सर्कल जो दिया हुआ है 90 डिग्री पर दिया गया है मैग्नेटिक मेरिडियन के, तो अपेरेंट डिप कितनी हो जाएगी, वो अपेरेंट डिप भी कितनी हो जाएगी बच्चों, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र देखिए, जो डिप का फॉर्मूला होगा इसमें आप कहाँ पे हो, जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप निकालोगे तो
तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालते कैसे थे अपन, एक बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये बी होता था, बी का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता था, बी का एक वर्टिकल कंपोनेंट होता था, और यहां से आप एंगल ऑफ डिप निकाल लेते थे कि tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी बी एच अपॉन बी वी के बराबर, बी एच अपॉन बी वी के बराबर। ये एंगल अगर अपन लिखते थीटा तो tan थीटा आ जाता, बी एच अपॉन बी वी नहीं, बी वी अपॉन बी एच है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी वी अपॉन बी एच आ जाता। तो ये अपने पास क्या आ जाता, tan थीटा का फॉर्मूला आ जाता बी वी अपॉन बी एच। अब होगा क्या यहाँ पे कि आप ना 90 डिग्री पे पहुंच गए। अब 90 डिग्री पे पहुंचोगे ना तो हर तल में बी वी तो सेम रहता है, बी वी की वैल्यू तो सेम रहती है, लेकिन 90 डिग्री पर जब आप पहुंचोगे तो आप बी एच इधर था, अब बी एच के 90 डिग्री पे पहुंच गए तो बी एच का घटक, बी एच का कंपोनेंट 0 आ जाएगा। तो आप 90 डिग्री पे जाओगे तो वहां पे बी एच की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर आप 45 डिग्री एंगल पे घूमते तो बी एच का कौन सा घटक आता, बी एच कॉस 45 आता, वहां पे डिप कुछ और होता है ना, वहां पे नतिकोण कुछ और होता। लेकिन आप वास्तविकता में जो चुंबकीय तल था, वास्तविकता में जो मैग्नेटिक मेरिडियन था उससे 90 डिग्री घूम गए, तो बी एच का 90 डिग्री पे कंपोनेंट कितना आ जाएगा, बी एच कॉस 90, मतलब बी एच बचा ही नहीं। अब ये 0 आ गया तो वापस से कितना हो जाएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो वापस से tan थीटा अगर अनंत आ रहा है तो वहां पे वापस से नतिकोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर सेकंड इसका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं बच्चों अपन। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे बोला गया है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बच्चों मैंने m का एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको। m प्रोपोर्शनल होता है, m समानुपाती होता है, जो स्मॉल साइज होता है, स्मॉल का स्क्वायर अपॉन लार्ज। तो स्मॉल की साइज कितनी है, स्मॉल की लेंथ या लंबाई होती है 2 पाई आर। समानुपाती या प्रोपोर्शनल लिखोगे तो ऊपर आर स्क्वायर आना चाहिए। बड़ी वाली सर्कल की साइज होती है 2 पाई आर, वो आना चाहिए था आर। अब आर स्क्वायर अपॉन आर का ऑप्शन ही एक दिख रहा है फर्स्ट, तो फर्स्ट ही इसका आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो बट शॉर्ट ट्रिक्स बताई हुई है तो वो याद कर लो, स्मॉल का स्क्वायर अपॉन लार्ज, छोटी का स्क्वायर अपॉन बड़ा, इसी को एम बोलते थे अपन। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर अपन 27 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 बताइए, क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉयल चेंजेस फ्रॉम दिस टू दिस विद इन 1 सेकेंड। तो इसमें बोला गया देन चार्ज प्रोड्यूस बाय द कॉयल। तो बच्चों चार्ज जो होता है ना, डेल्टा क्यू का फॉर्मूला होता था डेल्टा फाई बाई आर। फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेल्टा फाई मतलब फ्लक्स में चेंज। तो फ्लक्स में चेंज कितना हो जाएगा, 1.35 माइनस 0.79, 1.35 माइनस 0.79 अपॉन आर की वैल्यू आ जाएगी 7 बच्चों। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। अब 0.79 तो कितना आ जाएगा, ये 0.35 और 79 1 और 21, तो ये कितना आ रहा है अपने पास 0.56। तो 0.56 अपॉन 7, 0.56 अपॉन 7 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मतलब आंसर आ जाएगा 0.08। फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 28 पे आपसे बोला गया है same current is flowing in two alternating circuits. First circuit contains only inductance and other contains only capacitance. तो AC परिपथ है, एक में केवल प्रेरकत्व है, एक में केवल इंडक्टर है और एक में केवल कैपेसिटर है, एक में केवल आपको संधारित्र दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी ऑफ EMF ऑफ AC is increased, effect on the value of current. करंट पे क्या वैल्यू पड़ेगा इफेक्ट। तो दोनों में मैं फॉर्मूला लगा था V बराबर IXL और इसमें V बराबर IXC। तो यहां से I की वैल्यू कितनी आती, V बाय XL, और XL कितना होता, ओमेगा L, और यहाँ पे I की वैल्यू आती V अपॉन XC, लेकिन XC की वैल्यू होती 1 अपॉन ओमेगा C, ऊपर आ जाता। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है
कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, अगर एफ बढ़ाओगे तो ओमेगा बढ़ेगा, और ओमेगा बढ़ेगा तो पहले सर्किट में करंट डिक्रीज हो जाएगा। एफ बढ़ाओगे तो ओमेगा बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो दूसरे सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपने पास। ठीक है बच्चों, 28 का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए आप। 29 में बोला हुआ है कि चार्ज कैपेसिटर दिया हुआ है 30 माइक्रोफैरेड का, कनेक्टेड टू 27 मिली हेनरी इंडक्टर, और 27 मिली हेनरी इंडक्टर। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशंस, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का फॉर्मूला होता था 1/√LC के बराबर। तो 1/√L की वैल्यू है 27 इंटू 10 की पावर -3, और C की वैल्यू है 30 इंटू 10 की पावर -6। तो बताइए कितना आ जाएगा ये 1/27 इंटू 3 √81 आ गया, इंटू 10 की पावर -8 आ जाएगा बच्चों। ये -3 और -6 -9 और 1 गया तो -8 आ गया। तो बाहर कितना आ जाएगा ये 10 की पावर -4, तो ऊपर 10 की पावर 4 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1/9। तो 1/9 को आप क्या लिखोगे, 1/9 को पॉइंट लगाते हैं तो 0.11 इंटू 10 की पावर 4 या 1.1 इंटू 10 की पावर 3। तो क्वेश्चन नंबर 29वें में आंसर आ जाएगा सेकंड अपने पास। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 30 एसी का ही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रखा है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1 और V2 300 वोल्ट है। तो रीडिंग ऑफ V3 की रीडिंग कितनी होगी। तो V का एक फॉर्मूला होता था, रूट के अंदर VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। तो V की वैल्यू आपको 220 दे रखी है बच्चों। VR जो है वो V3 दे रखा है। VR मतलब रेजिस्टेंस का जो आपको वोल्टेज दे रखा है V3 दे रखा है। VL की वैल्यू V1 है, VC की वैल्यू V2 है। V1 V2 दोनों 300 है, तो 300 तो कैंसिल हो गया, और तो इधर बाकी क्या रहा, V3 की वैल्यू 220 आ गई है ना। V1 V2 तो सेम था, जो भी था वो कैंसिल हो गया, और V3 की वैल्यू कितनी आ गई 220 आ गई। तो V3 की वैल्यू 200, या तो ये आंसर आएगा या तो ये आंसर आएगा, और अपने को करंट चाहिए। अच्छा अब ये बताइए कि VL और VC ना बराबर दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, क्योंकि V1 क्या है, V1 है VL, और V2 क्या है, वो VC है। अब VL और VC बराबर होता है तो अनुनाद या रेजोनेंस है। अनुनाद या रेजोनेंस पे V बराबर IZ, लेकिन Z की वैल्यू R होती है अनुनाद या रेजोनेंस पे, तो V बराबर IR, ये आंसर आ जाएगा। V मैंने 220 लगाया हुआ है, 220 मतलब RMS वोल्टेज, I वैल्यू चाहिए, R की वैल्यू आपको दी हुई है 100 के बराबर, तो 2.2 आ जाएगा यार। 220 को 100 से डिवाइड करोगे 2.2, तो 220 और 2.2 थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 30 नंबर का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे बोला हुआ है कि AC सप्लाई इज गिवन टू 220 वोल्ट, है ना। व्हाट वुड बी द एवरेज EMF ड्यूरिंग अ पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में एवरेज EMF कितना होगा। अच्छा V का फॉर्मूला कितना होता है, V0 sin ओमेगा t, ये अपने पास फॉर्मूला होता था। ठीक है, और अपने को क्या चाहिए, केवल कौन सी वैल्यू चाहिए, एवरेज वैल्यू चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे 220, अब ये जो V0 है, ये V0 मैक्सिमम वैल्यू होती थी, ये कौन सी वैल्यू दे रखी है हमें, ये हमें दे रखी है बच्चों, कुछ नहीं बोला गया है तो ये RMS वैल्यू माननी पड़ेगी। तो RMS को √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये RMS वैल्यू थी, RMS को √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पीक वैल्यू बन गई, तो V0 आ गया। तो V0 का एवरेज तो V0 रह गया बच्चों। साइन का एवरेज वो 2/पाई होता था, 2/पाई होता था हाफ साइकिल में। हाफ साइकिल में एवरेज पूछा गया है, यही आंसर है। इस आंसर को अब तुम क्या लिखोगे, 440 इंटू √2 हो जाएगा 1.4, और पाई की वैल्यू हो जाएगी 3.1 के बराबर।
ठीक है। और इसको अगर तुम लगभग 1.5 मानो, 1.5 ने 3 को काटा 2, तो 220 से कम ही आना चाहिए आंसर, 220 200 के लगभग, यानी फर्स्ट आंसर आना चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं आपको, एग्जैक्ट करोगे तब भी यही आएगा। तो 31 का फर्स्ट आंसर आ जाएगा। बस याद ये रखना है, साइन या कॉस का हाफ साइकिल में एवरेज, साइन या कॉस का अर्ध चक्र में औसत 2/पाई होता था। अगर वो पता है तो आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आ जाते हैं अपन। 32 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो 32 नंबर के क्वेश्चन में आपसे बोला गया है क्लोज्ड कर्व एंड साइकिल्स सेवरल कंडक्टर्स लाइन इंटीग्रल। तो ये जो है ना B.dl इज 3.14 इंटू 10 की पावर -7। तो इसकी वैल्यू तो म्यू नॉट और आई इनके बराबर होती है, तो आई इनकी वैल्यू यहां से निकाल सकते थे 3.14 इंटू 10 की पावर -7, और म्यू नॉट नीचे आ जाता। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। तो 10 की पावर -7 से 10 की पावर -7 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना। 3.14 और पाई होता है, तो 1/4 आंसर आ गया। 1/4 मतलब 0.25, 32 का आंसर आ जाएगा। बायोट सावर्ट मतलब यहाँ पे अपन ने एम्पियर्स लॉ लगाया हुआ है। एम्पियर्स लॉ में इंटीग्रेशन B.dl म्यू नॉट आई इनके बराबर होता है, उससे सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं अपन। अब प्रश्न नंबर 33 को अगर आप देखते हो तो 33 में आपसे बोला गया पार्टिकल हैविंग चार्ज 1 कूलम, मास 1 किलोग्राम और स्पीड दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हैविंग मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला, 30 डिग्री एंगल पे। तो पिच अपने से पूछा गया है, हेलिकल पाथ का पिच कितना होगा। तो यहां पे बोला हुआ है कि 30 डिग्री बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक इंडक्शन। तो V और B के बीच में एंगल दे रखा है आपको 30 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो V का इधर एक कंपोनेंट आएगा V cos 30, और V cos 30 हो जाएगा V√3/2, ठीक है। ये V√3/2 आ जाएगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता था 2πm/qb, ये 2πm/qb फॉर्मूला होता था। तो पिच क्या होता था? पिच होता था चूड़ी अंतराल होता था, मतलब कि ऐसे ये हेलिकल पाथ आएगा तो ये जो डिस्टेंस आएगी इसी को पिच कहते थे। और ये पिच की वैल्यू होती कितनी थी? V cos थीटा इंटू टी होती थी। तो ये निकाल लीजिए आप, V cos थीटा तो कितना है? V√3/2 दे रखा है आपको, और t की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2πm/qb, 2πm/qb। यही इसका आंसर आएगा। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो चुका है। V की वैल्यू हमें दी गई है 1, तो V की वैल्यू 1 दी गई है, मतलब इसको हटा देता हूँ, 1 लिखने की जरूरत है नहीं अपने को। और B भी 1 दिया गया है, M भी 1, Q भी 1, तो B M और Q, B M और Q ये सब 1 1 1 हट जाएगा। आंसर आ जाएगा √3π/2, √3π/2 यानी 33 का फर्स्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आ जाते हैं अपन। 34 में बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट को सॉफ्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉफ्ट आयरन से इसलिए बनाई जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब होना चाहिए बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब ऐसी मैग्नेट जो करंट जाने पे मैग्नेट बन जाती है ना। तो करंट एक डायरेक्शन में गया तो उधर उसकी क्या बन जानी चाहिए थी? मैग्नेट बन जानी चाहिए थी, उस डायरेक्शन में नॉर्थ और साउथ पोल लगाने चाहिए थे। जैसे ही करंट अपोजिट डायरेक्शन में आया तो प्रीवियस डायरेक्शन वाले जो भी मैग्नेट थी वो डिस्ट्रॉय होनी चाहिए थी फटाफट, और दूसरी डायरेक्शन में पोल्स बन जाने चाहिए थे, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते थे अपन। अब सॉफ्ट आयरन के पास क्या चीजें होती हैं वो आपसे पूछा गया है। तो सॉफ्ट आयरन के लिए याद रखना है उसके पास हाई रिटेंटिविटी होती है और लो कोरिसिविटी होती है। यही इस क्वेश्चन का 34th का आंसर आ जाएगा।
थोड़ा सा इसमें आप ऑनलाइन लेक्चर्स हैं अपने, अगर आपके पास एक्सेस है तो उसमें देख लेना, उसमें आपको डिटेल में बताया हुआ है कि क्यों सॉफ्ट आयरन के पास हाई रिटेंटिविटी है और लो कोर्सिविटी है और क्यों इससे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएगा। उस लेक्चर में आपको डिटेल में सारी चीजें मिल जाएंगी। तो ये मेमोराइज होना चाहिए, याद होना चाहिए, 4th इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं, अगले प्रश्न में चलते हैं। 34 के आगे क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 35 में आपसे बोला गया है मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m is cut into 2 equal parts. The 2 parts are placed perpendicular to each other so that their north pole touches each other. Then resultant magnetic moment. तो इन दोनों के नॉर्थ, अब इसे 2 पार्ट्स में अपन ने डिवाइड कर दिया है। 2 पार्ट्स में आप कैसे भी डिवाइड करो, m की वैल्यू आपको m/2 माननी पड़ेगी बच्चों, है ना। m की वैल्यू आपको माननी पड़ेगी m/2 और दोनों के नॉर्थ पोल टच करेंगे। मान लीजिए इसको अपन ने ऐसे कट कर दिया होता, अपन ने इन्हें 2 इक्वल पार्ट्स में ऐसे कट कर दिया होता, तो ये एक नॉर्थ और साउथ और दूसरा भी नॉर्थ और साउथ ऐसे रख दिया होता, तो ये भी हो जाता m/2 और दूसरा भी हो जाता m/2 और ये अगर 90 डिग्री पर हैं तो इनका रिजल्टेंट आता m/2 टाइम्स √2, है ना, यानी कि m/√2 और m/√2 यानी 35 का आंसर आ जाएगा अपने पास। थर्ड आंसर, ये सेकंड आंसर इसका आ जाएगा, है ना। तो 2 मैग्नेट्स ही हमारे पास, दोनों को हमने 2 इक्वल पार्ट्स में काटा है। इक्वल पार्ट्स में चाहे आप ऐसे काटो चाहे आप ऐसे काटो, m की वैल्यू स्मॉल m इंटू l होती थी। अब आप कैसे भी काटोगे या तो छोटा m आधा हो जाएगा या लेंथ आधी हो जाएगी, यानी आप कैसे भी मैग्नेट को 2 पार्ट्स में काटो कैपिटल M हाफ हो जाएगा। और फिर दोनों को ऐसे रखा गया है कि दोनों के नॉर्थ पोल टच कर रहे हैं, तो ये नॉर्थ और साउथ एक का, दूसरे का भी नॉर्थ और साउथ। डायपोल की डायरेक्शन वो नेगेटिव से पॉजिटिव, साउथ से नॉर्थ की तरफ ऐसे हो जाती, तो 90 डिग्री पे रिजल्टेंट निकालना पड़ता। अब m/2 और 90 डिग्री पे जैसा बताया √2 से मल्टीप्लाई करते m/√2, या सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 भी मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है बच्चों, और बोला गया है कि BH कर्व दिया हुआ है आपको, तो किसके लिए होगा ये BH कर्व। तो हमने आपको ऑनलाइन लेक्चर्स में 2 ऐसे कर्व बनाए थे, एक होती है पतली चिड़िया जैसी ये दे रखी है, और एक होती है मोटी चिड़िया, है ना, मोटी चिड़िया थोड़ी। तो पतली चिड़िया मतलब ये फेरोमैग्नेटिक है और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पता होना चाहिए था आपको। 36 का 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं अपन। तो 37 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 37 क्वेश्चन में बोला हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। अब क्रॉस में B बढ़ रहा है तो तुम्हें अपोज करना पड़ेगा, B को कम करना पड़ेगा, मतलब मैग्नेटिक बाहर की तरफ आना चाहिए। करंट एंटी क्लॉकवाइज, करंट ऐसे फ्लो होना चाहिए। करंट ऐसे फ्लो होगा तो जो बैटरी बनेगी वो बैटरी ऐसे बनेगी बच्चों, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, ये बैटरी बनेगी। तो बैटरी का प्लस इससे जुड़ा हुआ है, तो यही हाई B हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, इसीलिए B पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और 37 का फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में आ जाते हैं। 38 क्वेश्चन में 2 कॉइल्स हैं जिनके सेल्फ इंडक्टेंस L1 L2 हैं और एक के ऊपर एक रख दिया हुआ है। एक इस तरीके से कॉइल रखी गई है, दूसरी कॉइल इसी के ऊपर रख दी गई है, तो इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो M का फॉर्मूला होता था K√L1 L2 बताया था वो फॉर्मूला, और एक के ऊपर एक रखे हुए हैं तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी, K की वैल्यू 1 हो गई तो M की वैल्यू आ जाएगी √L1 L2। 38 का थर्ड आंसर आ जाएगा, है ना। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, याद होगा लेकिन तभी आसान है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं। 39 क्वेश्चन में बोला हुआ है अपने को कि स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म्स 220 वोल्ट टू 11 वोल्ट, है ना। तो आपको प्राइमरी वोल्टेज जो प्राइमरी का है वो दिया हुआ है 220 वोल्ट, वोल्टेज सेकेंडरी का 11 वोल्ट दिया गया है।
करंट स्ट्रेंथ इन द प्राइमरी इज, तो प्राइमरी में करंट दिया हुआ है 5 और सेकेंडरी में करंट दिया हुआ है 90, है ना। करंट ये आई लिख लेना, आई और ये भी आई है। तो हमें एफिशिएंसी पूछिए, तो एफिशिएंसी होती है बच्चों आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। दक्षता होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, निर्गत बटा निवेश इनटू 100। तो आउटपुट पावर कितनी होगी, वो होती है वी सेकेंडरी और आई सेकेंडरी, और इनपुट पावर वी प्राइमरी आई प्राइमरी इनटू 100। यही आंसर है। बता दीजिए वी सेकेंडरी कितना है, वी सेकेंडरी है 11 और आई सेकेंडरी कितना था 90। ऐसे ही वी प्राइमरी आई प्राइमरी 220 इंटू 5, 220 इंटू 5 और इधर 100 तो दिया ही हुआ है बच्चों। तो सॉल्व कर लीजिए इसे आप, एक 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 से ये 2 आ जाएगा, ये 10 से एक 10 कैंसिल हो जाएगा, 9 इंटू 10 90, 39 का फर्स्ट बच्चों आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में अगर आप देखेंगे तो RC सर्किट दिया हुआ है। अब अगर R और C सर्किट है तो RC सर्किट में आपको समझ में आना चाहिए करंट तो सीरीज में सेम होगा, और ये करंट है, करंट सेम है। VR और I मतलब जो इसका वोल्टेज होता है, रेजिस्टेंस का वोल्टेज और करंट वो तो सेम फेज में होता है, समान कला में होता है। कैपेसिटर में बच्चों करंट आगे रहता है और वोल्टेज पीछे रहता है। तो VR और VC का V किधर आएगा, बीच में आ जाएगा, इनका परिणाम इनका रिजल्टेंट। तो V और I का ये फोर्थ आंसर दिख रहा है, इस तरीके से दिखेगा I और V। अगर आपको अलग अलग से ये मालूम है कंपोनेंट तो आंसर आ जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 41 में RMS वैल्यू चाहिए, I की वैल्यू 3 + 4 sin ओमेगा t। रूट मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करोगे इसका स्क्वायर कितना होगा, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 24 sin ओमेगा t। तो ये आ जाएगा, स्क्वायर कर दिया, फिर मीन निकाल लीजिए। मीन 9 का 9 रहेगा, 16 का 16 रहेगा। साइन स्क्वायर का मीन कितना होता है 1/2 और साइन का मीन होता है 0, तो 9 और 8 यानी 17 आ जाएगा। स्क्वायर निकाल लिया, मीन निकाल लिया, वर्ग निकाल लिया, माध्य निकाल लिया, मूल निकाल लो, रूट निकाल लो, रूट 17 आ गया। रूट 17 41 का फर्स्ट आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है कि डायरेक्टली फॉर्मूला मत लगा देना V मैक्सिमम बाय √2, वैसे नहीं आएगा, है ना। तो वो जिन इक्वेशंस के लिए लगता है केवल उन्हीं में वो लगा सकते थे, बाकी सब में लगा नहीं सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाते हैं अपन। 42 में आपसे बोला गया है कि व्हाट इज द EMF बिटवीन द सेंटर एंड मेटेलिक रिंग। तो सेंटर और बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। रॉड घूमती है तो गतिज EMI या मोशनल EMF हाफ B ओमेगा L स्क्वायर होता है। हाफ B की वैल्यू अगर आप देखोगे तो B दे रखा है 1 टेस्ला 1, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई f, ये रेवोल्यूशन पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी की ही इकाई होती थी। f मतलब 50, 2 पाई f ओमेगा, और लेंथ लंबाई 1 मीटर दे रखी है तो 1 का स्क्वायर आ गया। तो यहां से आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल होने के बाद अपने पास आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 50 पाई के बराबर। और 50 इंटू पाई की वैल्यू अगर 3 मानूं तो 150 से थोड़ा सा बड़ा आंसर, 150 से थोड़ा सा बड़ा आंसर सेकंड आ जाएगा, है ना, क्योंकि 3 से बड़ी एक वैल्यू आ जाएगी। तो 157, वरना मल्टीप्लाई करके देख लेना, 50 को 3.14 से सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 43 में आ जाते हैं अपन। 43 में बोला हुआ है 2 पैरेलल वायर्स A एंड B, एक के पास 10 एम्पियर करंट है, एक के पास 2 एम्पियर करंट है, इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये रिपल करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। डिस्टेंस इनके बीच की 10 सेंटीमीटर दी हुई है। इफ A इज ऑफ इनफाइनाइट, इसकी लंबाई तो अनंत मान रखी है, इसकी लंबाई 2 मीटर। फोर्स एक्टिंग ऑन वायर B, तो 2 तारों पर जो फोर्स लगता था μ0 I1 I2/2/d होता था बच्चों। 2 समांतर तार, 2 पैरेलल वायर्स पे 1 मीटर पे फोर्स पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर की लंबाई पे जो फोर्स लगता था वो इतना लगता था। लेकिन 2 मीटर का तार है ये, तो 1 मीटर पे इतना फोर्स लग रहा है तो 2 मीटर पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, 1 मीटर पे फोर्स था, 2 मीटर पे 2 से
मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सॉल्व कर लो। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, तो ये म्यू नॉट लिख दिया। I1 I2 कितना होगा 10 इंटू 2 20 आ जाएगा, और नीचे पाई और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, मतलब 10/100, 100 ऊपर आ गया। यही इस 43 नंबर के क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपने पास। तो बताइए बच्चों ये कितना आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 2, ये तो 8 आ गया, और 8 इंटू 10 की पावर -5 आ जाएगा, क्योंकि 2 0 है और -7 है, तो 8 इंटू 10 की पावर -5 43 का फर्स्ट आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, 43 क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर आ जाएगा। अगर आपको फॉर्मूलेज याद हैं तब ये आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। 44 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। 44 नंबर के क्वेश्चन में बताइए, पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। इस आई के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट इसकी एक्सिस पर है। हाफ रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड आएगा, कंप्लीट रिंग के कारण म्यू नॉट आई बाई 2r होता है, तो आधी रिंग के कारण म्यू नॉट आई बाई 4r आएगा, और सेमी इनफाइनाइट वायर इसके कारण आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, डी की वैल्यू r है बच्चों, है ना। तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, वो तो इनफाइनाइट के कारण होता था, सेमी इनफाइनाइट है तो इसे 4 पाई डी कर देना, आर कर देना। दोनों को ऐड करना पड़ेगा, ऐड इसलिए करना पड़ेगा, इसके कारण अगर तुम डायरेक्शन निकालोगे तो देखिए ये ना कंटिन्यूअस करंट है, तो यहाँ से करंट इधर आ रहा है फिर आगे जा रहा है, मतलब अगर तुम उंगलियों को घुमाते हो तो सबके कारण डायरेक्शन बाहर ही आती है, तो ऐड करना पड़ेगा म्यू नॉट आई बाई 4r और म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r, यानी 4th इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, आधी रिंग के कारण और सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण। चलिए ये आंसर आ जाएगा 44 का। आखिरी 45th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 45th क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन मेक्स इतने रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, तो F की वैल्यू दे रखी है 6.6 इंटू 10 की पावर 15, और रेडियस दे रखा है आपको 0.5 इंटू 10 की पावर -10। तो करंट की वैल्यू आप निकाल सकते हो, करंट होता था Q/T, और Q/T में आपको ये Q/T है, इसमें चार्ज तो E आ जाएगा, और T को आप क्या लिख सकते थे, F लिख सकते थे, है ना। तो F 1/T को F लिख सकते थे, तो E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन, और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6.6 इंटू 10 की पावर 15। अब ये 6.6 और 1.6 10 हो जाएगा बच्चों, तो 10 की पावर 16 इंटू 10 की पावर -19, है ना। 1.6 और 6.6 10 हो गया, 10 और 10 की पावर 15, 10 की पावर 16, 10 की पावर -19, तो 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 मतलब 1 मिली एम्पियर 45th क्वेश्चन का सेकंड आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, मिलते हैं जल्दी ही आप लोगों से, तब तक बच्चों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, और इस बार जरूर अपने लिए कुछ कीजिए, डॉक्टर बनिए बच्चों।